गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये जो सेशन रहने वाली है वो मोस्टली हम लोग बाईलैंग्वेज रखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे, थोड़ा इनफॉर्मल रहेगा। और मोस्टली जो है मैं अपना जर्नी बताऊंगा आपको, स्ट्रैटेजी क्या मैंने फॉलो करी थी, क्या सब सही और क्या सब गलत मैंने करा था, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। एंड फिर हम थोड़े बहुत आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर होंगे तो उसको भी हम लोग अटेंड करेंगे। तो एक और चीज़, इनिशियली मैं कुछ कुछ चीज़ें सोचा हूँ कि आपको बताने वाला हूँ, तो पहले मैं वो चीज़ आपको बता लेता हूँ, उसके बाद विल ट्राई टू टेक अप द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके। सो टू स्टार्ट विथ, लेट मी स्टार्ट विथ माई बैकग्राउंड। तो मैं PR सर्वजीत हूँ। I basically belong to Paradip. इट्स अ सिटी इन उड़ीसा। मैं अपना जो इनिशियल एजुकेशन है अप टिल क्लास 10 वो मैंने केंद्रीय विद्यालय पारादीप पोर्ट से करा हुआ है। उसके बाद मैं भुवनेश्वर में DAV चंद्रशेखरपुर है, वहाँ पे 11th-12th किया है। एंड उसके बाद आई हैव डन माई BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। एंड आई पास्ड आउट फ्रॉम IIT Bombay in 2020, and post that I have been preparing for civil services and forest services examination, and overally ये जो है मेरा 4th attempt था। एंड यस, अभी क्वेश्चंस आप थोड़ा होल्ड करिए, मैं कुछ समय पहले थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो विल ट्राई टू cater to those डाउट्स। ओके। तो कहाँ थे हम? तो ग्रेजुएशन के बाद जो 2020 में, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। थोड़ी मैं अपनी UPSC वाली जर्नी के बारे में बता देता हूँ। तो जनवरी ऑफ 2020 में मैंने स्क्रैच से जो है पढ़ना चालू किया UPSC के लिए। मेरा जो पहला अटैम्प्ट था वो 2020 में ही था। तो देयर वर ओनली जस्ट 4 और 5 मंथ्स लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स, क्योंकि वो मई के अराउंड कुछ शेड्यूल्ड था। तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ पढ़ना पड़ा था। सो बहुत हेस्टिली मैंने पढ़ा था। एंड उसके बाद फॉर्चुनेटली, और आई वुड रैदर से अनफॉर्चुनेटली, जो है वो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड टुवर्ड्स अक्टूबर। तो मैं फिर से किसी तरीके से पढ़ पुढ़ के फिर एट द एंड ये हुआ कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। एंड दैट वाज अ शॉक टू मी। उसके बाद का जो प्रीलिम्स है, मोस्टली आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ दोज प्रीलिम्स 2021, 22, 23। एंड इन सब प्रीलिम्स में मैंने कट ऑफ से 15 मार्क्स के अराउंड ज़्यादा ही रखा है। एंड आई हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल इन ऑल दीज अटैम्प्ट्स। 2021 के अटैम्प्ट में मैं फॉरेस्ट के मेंस दिया नहीं था। इट वाज बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सर्विसेज। एंड 2022 का जो अटैम्प्ट था उसमें मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा है, फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस भी लिखा है। सिविल सर्विसेज का मेंस आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इन माय फर्स्ट 2 मेंस, दैट इज़ 21 एंड 22। एंड हाउएवर जो 2022 के अटैम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट का मेंस क्लियर किया था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू द इंटरव्यू स्टेज इन फॉरेस्ट सर्विसेज। 2023 में मैंने कुछ अपने स्ट्रैटेजीज़ में, कुछ अपने वेज ऑफ स्टडिंग में चेंजेस लाई हैं, जिसके कारण आई वॉज एबल टू क्लियर द मेंस ऑफ बोथ सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। सिविल सर्विसेज और दोनों के इंटरव्यू मैंने दिया है। एंड सिविल सर्विसेज में आई कुड नॉट क्लियर इट बाय अ थिन मार्जिन। एंड हाउएवर लकीली बाय गॉड्स ग्रेस जो है मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज इस बार क्लियर किया है, एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 104। सो ये जो है मेरा जर्नी था। बोलने के लिए तो आई गेस 2-3 मिनट में मैंने बोल दिया, बट दिस हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आई गेस 4 साल का ये जर्नी था, बहुत अप्स डाउन्स, ये सब चीज़, इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अभी टू स्टार्ट विथ, इसके बाद मैं अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं क्या क्या कोचिंग लिया हूँ उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ।
तो 2021 में आफ्टर माई फर्स्ट प्रीलिम्स जो कि मैंने फ़ेल किया था, मैं विजन आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था. आई विल टेल ऑल दीज थिंग्स, आकाश, डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगा. तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम. ओके. यस यस. हाँ, तो जो है कोचिंग जो है मैंने 2021 में विजन आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था. दैट वाज अ ईयर लॉन्ग कोर्स. तो वो चीज़ फॉर प्रीलिम्स. एंड एज फार एज द मेंस इज़ कंसर्न, तो मैं टेस्ट सीरीज़ पे मोस्टली रिलाई किया हूँ. एंड वो भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो इनिशियल अटैम्प्ट्स में विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ लेता था. एंड इन माई 2023 वाला अटैम्प्ट आई हैव यूज्ड फॉरम आईएएस का जो है एमजीपी टेस्ट जो होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, दैट आई हैड यूज्ड. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कोचिंग्स. इंटरव्यू में तो अ लॉट ऑफ कोचिंग्स में मैंने जो है मॉक इंटरव्यूज़ दिए हुए थे. ओके. अभी प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी में आ जाता हूँ. देखो, प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी. मतलब दिस इज़ द फेज़ वेयर अ लॉट ऑफ एलिमिनेशन हैपन्स. बहुत ब्रूटल एलिमिनेशन रहता है. 3-4 लाख लोगों में से हार्डली 14,000 13,000 पीपल क्लियर प्रीलिम्स. अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज एम कर रहे हो तो यू शुड बी इन द टॉप 2,000 और 3,000. तो एंड मुझे लगता है इसमें आई हैव अ गुड एक्सपर्टीज़ इन दिस एरिया, क्योंकि मैं हर अटैम्प्ट में लास्ट 3 अटैम्प्ट में आई हैव बीन गेटिंग अराउंड 100+ मार्क्स. दिस ईयर आई हैव गॉटन 96 मार्क्स. उससे पहले 110 और इस तरीके से मार्क्स रहा था. तो देखो, प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी में मेजरली 2 चीज़ रहेगा. एक तो क्या सोर्सेस मैंने यूज़ करे हैं. दूसरा एस्पेक्ट जो रहेगा वो है कि किस तरीके से पढ़ना है, द वे ऑफ स्टडिंग. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोर्सेस पे बात करते हैं. तो द सोर्स, आप अगर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं. तो सोर्सेस वही है कि लिमिटेड रखना है. एंड उसको उससे कंटेंट जो है ज़्यादा हमको एब्जॉर्ब करने हैं, उसको डिटेन करना है. सो पॉलिटी के लिए जो है आई हैव यूज्ड ओनली लक्ष्मीकांत. उससे ना ही उससे कुछ ज़्यादा ना ही उससे कम. लक्ष्मीकांत को मैं अराउंड 3-4 टाइम्स तो रिवाइज़ अच्छे से किया हूँगा. एंड विथ ईच अटैम्प्ट जो है वो टाइम और कम लगता है. सो लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी. फॉर इकोनॉमिक्स जो है मैंने मृणाल सर के जो है लेक्चर्स होते थे, जो इनिशियल अटैम्प्ट 2020 और 21 में मैं लेक्चर्स देखता था. उसके बाद जो है मैं शिफ्ट कर गया उनके जो नोट्स हैं. नोट्स थोड़े बल्कि होते हैं, और अगर आप डायरेक्टली इफ़ यू गो फॉर स्टडिंग द नोट्स यू माइट नॉट बी एबल टू लर्न इट. सो अगर आप नया करना चाहते हो तो यू शुड फर्स्ट लुक एट द लेक्चर्स. लेक्चर्स थोड़े लंबे होते हैं, 60-70 मतलब वीडियोस होते हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोस. तो उसको 2x पे चाहे देख सकते हो, या फिर आप लाइव अगर देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. सो मृणाल इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज फार एज द प्रीलिम्स इज़ कंसर्न. एनवायरनमेंट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रीलिम्स का. सो उसमें मैंने शंकर आईएएस जो बुक है उसको पढ़ा है, कवर टू कवर उसको अच्छे से पढ़ा है. लेकिन उसके बाद जो है मैंने विजन आईएएस का एक वैल्यू एडेड मटेरियल रहता है. आई थिंक उसमें 3 बुकलेट्स होते हैं. तो उन बुकलेट्स को मैंने अपने 2021 वाले अटैम्प्ट्स में पढ़ा था, और उससे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. तो आई फेल्ट कि वो शंकर आईएएस को भी कम्प्लीटली कवर करता है, और उसके साथ वो सम एडेड और भी इंफॉर्मेशंस देता है, और थोड़े पिक्चर्स होते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लव्ड रीडिंग. एंड उसके जो नोट्स बनाए हैं मेरे 2022 और 23 वाले अटैम्प्ट्स में, मैंने बस वो नोट्स ही पढ़ा है एज फार एज द स्टैटिक इज़ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट. ओके. वैसे ही ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड सोर्स है. दैट इज़ ओनली एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 एंड 12. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब में जो है उन कॉन्सेप्ट्स को मैं ऐसे सर्च करता था. एंड उसमें अच्छे अच्छे जो है वीडियोस हैं जिस पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी. ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है. उससे जो है बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रह जाते हैं ऐसे ही. मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक में क्योंकि मैंने विजन से फाउंडेशन कोर्स करा था, तो
उनका जो लेक्चर था साइंस एंड टेक का, उसके नोट्स मैंने बनाया हुआ था। सो उन नोट्स को जो है मैं हमेशा पढ़ता था फॉर बिफोर द प्रीलिम्स में उनको पढ़ता था। एंड उससे जो है स्टैटिक मेरा कवर रहता है विथ रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में स्टैटिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको उनके स्टैटिक चीज़ पता है कि लेट्स से ऑर्बिट्स में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या है, इन सब चीज़ों से आपको कुछ कुछ जो है हेल्प करता है। इट इज़ साइंस एंड टेक ऐसा नहीं होता है कि कम्प्लीटली ही करंट अफेयर्स होता है, थोड़ा बहुत आपको स्टैटिक जो है हेल्प ज़रूर करता है। और वैसे भी अभी प्रीलिम्स इस तरीके से बना है कि विदाउट स्टैटिक जो है इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू क्लियर द प्रीलिम्स। ओके, तो स्टैटिक के लिए मैंने विजन के नोट्स बनाए थे। तो अगर मैं थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू समथिंग मैं कोशिश करूँगा जो है उन नोट्स को शेयर करने के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर एज वेल, नीरज सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विजन आइस में उस टाइम थे, आई एम नॉट श्योर अभी वो विजन में ही होंगे आई गेस। तो उनके नोट्स को यूज़ किया था और उसके अलावा कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं करा है। तो वो चीज़ मैंने करा था। एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, हिस्ट्री में मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है। उसको मैंने ओनली एंड ओनली स्पेक्ट्रम से जो है कवर किया था। स्पेक्ट्रम को मैंने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा हुआ है और उसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। एंड उसी को मैं रिवाइज़ करता था बिफोर प्रीलिम्स विथ। और एंशियंट और मेडिवल के लिए ऐसा है कि मैं तमिलनाडु के एनसीईआरटीज़ एक बार पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैं वही विजन आईएएस के जो नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनको ही पढ़ता था। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वाज डूइंग। अभी आते हैं करंट अफेयर्स पे। देखो एक चीज़ रहेगा कि देखो मैंने मोस्ट जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं। और हिस्ट्री जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल में मोस्ट ऑफ द सोर्स मेरे थे कि विजन आइस के जो वीडियो लेक्चर्स थे उनके ही नोट्स को यूज़ करता था। वो ऐसा नहीं है कि वो सफिशेंट है, बट मेरे स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी ऐसा था कि हिस्ट्री में आई वॉज नॉट थिंकिंग कि इसमें मेरे को स्कोर करना है। आई हैड सर्टन सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे को स्कोर करने हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरे को बेसिक जो है क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने हैं। तो दैट इज़ वाई मैं इनमें जो है बहुत बेसिक और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ता था और उनको ही किस तरीके से मैं याद रख पाऊँ उस पर ही कोशिश करता था। फिर एक और चीज़ रहेगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का जो स्ट्रैटेजी मेरा है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है बिकॉज़ मैं न्यूज़पेपर जो है पूरा कंसिस्टेंट वे में आज तक पढ़ा नहीं हूँ। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए 3-4 महीने मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था। प्रीलिम से पहले भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन गैप्स आ जाते हैं। मैं न्यूज़पेपर को जो है क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं उसमें इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को उसका एफिशिएंसी पता नहीं चलता था। सो दैट इज़ वाई जो है मैंने क्या किया, हाँ तो ऐसा है कि मैंने 2020 से प्रिपरेशन चालू कर दिया था। एंड उससे पहले मैं मृणाल सर के लेक्चर्स देख लिया था। सो आई डिड नॉट वांट टू रिपीट द एफर्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी पुट इन। सो उसलिए मैंने विजन आईएएस के इकोनॉमिक्स वाले जो कोर्सेस हैं वो नहीं देखा। ओके, सो जस्ट आई वाज आंसरिंग टू वन ऑफ द कमेंट्स। एंड फिर जो है करंट अफेयर्स का तो मैंने बहुत अपना स्ट्रैटेजी फिक्स रखा था, वो है कि कंपाइलेशन में मंथली कंपाइलेशंस भी पढ़ता था, बट देन आई रियलाइज़ कि ये मेरे लिए बहुत बल्कि हो जा रहा है, बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। सो मैंने कोशिश किया कि लेट अस गो फॉर PT365 और मैं PT365 ही करता हूँ फॉर प्रीलिम्स। लेकिन वही चीज़ रहता है कि PT365 को बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही माइन्यूटली मैं करता हूँ। हर इन्फॉर्मेशन, हर जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डेटाज दिए हैं, मैं उन हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ता हूँ और उनके नोट्स बनाता हूँ। PT365 में भी ऐसा नहीं है कि हर PT365 में कवर करता था। ओनली फॉर पॉलिटी, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर साइंस एंड टेक, ये तीनों, और IR, दीज आर द 4 PT365 जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से करता था। उसके हर पन्ने में कहाँ क्या कुछ है, आई वॉज इंश्योरिंग कि मेरे को वो याद रहे एटलीस्ट।
बाकी जो इकोनॉमिक्स का मैं नहीं करता था, क्योंकि मृणाल सर का जो कोर्स है उसमें करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो कवर्ड, तो इकोनॉमिक्स में नहीं देखता था। एंड फिर सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये इन सब चीज़ों का भी अगर मेरे को टाइम मिले तो देखता था, वरना मैं नहीं देखता था। विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स PT 365 पूरी तरीके से करता था। उसके साथ टारगेट यूपीएससी करके एक कोचिंग है, यूट्यूब में उनका चैनल है। तो आई थिंक सुदर्शन लोधा सर या ऐसा उनका नाम है सर का कोचिंग। तो उनका एक कोर्स लिया था कि एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स का एक कोर्स था। सो उसमें 8-9 लेक्चर्स थे। सो वो उनका स्पेशलिटी है कि वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिक्स करा के एक साथ जो है वो कोर्स रहता था। तो वो मैं 2020 सेकेंड और थर्ड में उसको यूज़ किया हूँ। अलॉन्ग विद दैट, अगर करंट अफेयर्स आपको फिर भी लगे कि लेफ़्ट आउट है, तो टारगेट यूपीएससी का ही मैराथन सेशन रहता है करंट अफेयर्स का, वो भी मैं देखता था टुवर्ड्स द एंड। मतलब जब प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ गया होगा, उस टाइम पे मैं उसको, मतलब खाते टाइम या फिर ऐसे जब भी मैं रिलैक्स करता रहूँगा, उस टाइम पे उन वीडियोज़ को भी देखता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी कवर हो जाते थे। देखो, करंट अफेयर्स हो सकता है इतना भी सफाइस ना हो, आपको लगता होगा कि नहीं कोई और जो है एस्पिरेंट है वो तो न्यूज़पेपर के भी नोट्स बना रहा है, मंथली मैगज़ीन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, जितना भी आपका लिमिटेड सोर्स है। अगर आप PT 365 भी कर लो अच्छी तरीके से, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, उसके जो भी उन्होंने डेटा वेटा ये सब दिया है, फैक्ट्स फिगर, तो अगर उतना भी आप अच्छे से कर रहे हो और आप में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने इतना कर लिया तो मेरा करंट अफेयर्स क्लियर है, तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको हेल्प करेगा। अगर, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन, फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपके लेवल से जो है वो आप कम ही करने वाले हो। तो ये मैं आगे भी बताने वाला हूँ, लास्ट को थोड़ा एडवाइस दूंगा आप लोगों को। तो उसमें वही है कि यूपीएससी जितना मैंने समझा है कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ें हो सकता है आप कवर करो ना करो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैंने अपना एफ़र्ट दिया है पूरा, तो जो है आप सेल थ्रू कर सकते हो। सो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बस यही किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ मैं हर प्रीलिम्स में एटलीस्ट 30 टेस्ट तो देता ही था। एंड इसमें क्या है, नॉट जस्ट फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और मैं हर टाइम आई इंश्योर कि मैं सेक्शनल टेस्ट देता था। और टेस्ट जो है वो सेक्शनल टेस्ट में विजन आईएएस का ही देता था हर टाइम, हर जितने बार अटैम्प्ट दिया हूँ हर बार मैं विजन आईएएस के सेक्शनल टेस्ट देता था। सेक्शनल टेस्ट में ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा होगा, जो सोर्सेस मैंने बोला, लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस, जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो हो सकता है उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स आप ओवरलुक कर दिए होंगे, या फिर कुछ आपके पढ़ने में कुछ छूट गया होगा। तो टेस्ट सीरीज़, जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि हर वो चीज़ जो है कवर्ड हो जाए। अगर कुछ छूट गया होगा तो इट विल बी कवर्ड थ्रू योर टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का ये टेक्निक है, फंडा ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। एंड मोस्ट टाइम जो है मैं टेस्ट सीरीज़ 2 घंटे का नहीं देता था। वंस यू हैव रिवाइज्ड योर टॉपिक्स, योर एक सब्जेक्ट आपने रिवाइज किया है, टेस्ट सीरीज़ जो है हमेशा 2 घंटे में नहीं देना है उसको। इनिशियली आप 1 आवर 45 मिनट्स में दो, फिर अगर आप और कॉन्फिडेंट होते जाओ और थोड़ा आपको वो टेस्ट देना जो है ईजी लगने लगे, तो आप 1 आवर 30 मिनट्स इस तरीके टाइम में मैं जो है घर में, क्योंकि मैं घर में देता था, तो 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर 45 मिनट्स में ही देता था। क्योंकि द थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग द डी डे, जो असली वाला प्रीलिम्स वाला जो डे होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंक्सियसनेस और ये सब चीज़। तो हम लोग प्रिपेयर ही ऐसा करें कि जल्दी अपने माइंड को जो है ट्रेन करें कि जल्दी जो है क्वेश्चंस के बारे में वो थिंक कर सकें, किस तरीके से हम लोग आंसर या सोल्यूशंस निकाल सकें। तो ये सब जो है हमको, इसलिए टेस्ट सीरीज़ देना है तो टाइम थोड़ा कम करो। इनिशियली अगर आप चालू कर रहे हो तो 10 मिनट्स कम करो, फिर जो है 15 मिनट्स कम करो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, तो दैट वुड हेल्प यू। और टेस्ट सीरीज़ का वही देना कैसा है, टेस्ट सीरीज़ लेट्स से वो 145 मिनट्स में दिए, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट किए, फिर जो है आपको टेस्ट जो है आपको टेस्ट देते टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस लगे होंगे जो कि
आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनको नोट्स बनाने हैं, एंड जो कि नए इन्फॉर्मेशन है उनके नोट्स बनाने हैं। ओके, जो चीज़ आपको पता चले कि हाँ ये मेरे नोट्स में था एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट, उसको आपके जो नोट्स हैं या फिर आपके जो बेसिक बुक्स हैं वहाँ से रिवाइज करो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसका एक और कॉपी बनाओ कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो है मेरे को नया पता चले, तो उससे कुछ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स भी आपके कवर्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। फुल लेंथ टेस्ट भी मैंने भूल गया। फुल लेंथ टेस्ट ऐसा है, ओके तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, जो कमेंट्स में क्वेश्चन अभी आया था। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि फुल लेंथ टेस्ट अराउंड 10 फुल लेंथ टेस्ट दो, और फुल लेंथ टेस्ट देते टाइम ट्राई टू मिक्स ऑल द कोचिंग्स। फुल लेंथ टेस्ट में विजन का देता था, फॉरम का देता था, शंकर एस का देता था, एड सारथी करके कोचिंग है वो उनका भी दिया हूँ, जो भी फिज़िक्स वाला, मतलब PW क्लासेस, या फिर उनका जो ओनली IAS, किसी का भी फुल लेंथ टेस्ट किसी का भी मिले सबका अटेम्प्ट करना है। द रीज़न बिंग, अगर हम एक ही कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के को ही ओनली प्रैक्टिस करें फुल लेंथ टेस्ट में, तो हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि इस कोचिंग में ऐसे वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले ऑप्शंस गलत ही होते हैं, ऐसे वाले सही होते हैं। तो हमको अपने माइंड को ट्रेन इन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से नहीं करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। तो टेस्ट सीरीज़ में फुल एंड टेस्ट में उसके मिक्स करिए, जैसे कि आपका फैक्चुअल जो है कितना आपने याद रखा है वो टेस्ट हो जाए, एंड नॉट योर ट्रिक्स। ओके, प्रीलिम्स में जो ट्रिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं। कैसा भी पेपर हो, लास्ट 2023 का भी पेपर हो, यूज़ तो उनको करना ही है। विदाउट दीज मेरे को नहीं लगता 30-40 क्वेश्चंस के बाद इतने फैक्ट्स कोई याद रख सकता है, तो आपको ट्रिक्स यूज़ करने हैं। देखो ये ट्रिक्स वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स दीज आर बेसिकली सर्टन काइंड ऑफ लॉजिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिक कॉमन सेंस या फिर लॉजिक कह लो, यही सब यूज़ करते हैं। ओके, तो उनको यूज़ करना है। अब वो चीज़ देखो, अभी तो मार्केट में ये सब चीज़ प्लेंटिली अवेलेबल है। ओके, तो आप उन सब चीज़ों को यूज़ करिए, लेकिन यूज़ कहाँ करना है, UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही इनको यूज़ करना है। आपको लास्ट 7-8 ईयर्स के पेपर में इन सब जो है, जैसे एक्सट्रीम कुछ सेंटेंसेस हैं उनको रिजेक्ट करना है, या फिर कोई बहुत ही रैंडम सा नंबर है वो यूजुअली गलत होते हैं, तो इन ऐसे कुछ कुछ हैं। तो इन जो ट्रिक्स हैं इनको अप्लाई करके देखना है इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस जो है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड इसको भी मेरे को अभी बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा होता है कि इट इज़ एक तो हो गया कि आप 1 मंथ या 2 मंथ पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं ईच जो है टॉपिक्स के, और इसमें जो है आप अलॉन्ग विथ फैक्ट्स आप ये जो है ट्रिक्स को भी यूज़ करने की कोशिश करो कि अगर मेरे को ये फैक्ट्स याद नहीं है तब मैं इनको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या ये कमिटी के नाम यूजुअली गलत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अप्लाई करो, और फिर जो है बस ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको एक लिस्ट ऑफ ट्रिक्स मिले और आप उसको यूज़ कर रहे हो। ऐसे यूज़ करने पे आप उसको गलत अप्लाई करोगे। उसको जो है आप खुद अप्लाई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, खुद उसमें थोड़ा अमेंडमेंट्स करो कि नहीं ऐसा नहीं होता, इस तरीके से शायद UPSC सोच रही है, इस तरीके से ऑप्शंस बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत खुद के हिसाब से जो है उन चीज़ों को यूज़ करना आना है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप करोगे। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है का यूज़ है वो है कि आपके फैक्ट्स जो भी आपके नॉलेज में जो गैप है उसको फिल करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो मैंने बोला हिस्ट्री वाले जो पार्ट्स हैं, क्योंकि उसको मेरे बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे, बस मैं लेक्चर नोट्स को ही पढ़ता था। तो उसके लिए मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो आई गेस 1995 या ऐसे 25-28 ईयर्स बैक के होते हैं। तो वहाँ से अभी तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, मतलब कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में खुद से थोड़ा सर्च करना है। जो ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। ओके, तो ये चीज़ में हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हर चीज़ में ये करता था।
उससे क्या होता है, आपको पता रहता है कि व्हाट इज़ द ब्रॉड स्कोप ऑफ यूपीएससी, कहाँ कहाँ से उनके ऑप्शंस भी क्या, उनके कहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं का ऑप्शन इस बार का क्वेश्चन बन सकता है, और वो बनता है। आपको अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन एनालाइज इस तरीके से करें तो आपको वो पता चल जाएगा कि अरे 1995 का ये ऑप्शन है, ये 2008 में आ गया है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा थ्रू एंड थ्रू आपको एनालाइज करना है। हर ऑप्शंस के बारे में इंटरनेट में आपको सर्च करना है, उसके बारे में बेसिक, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा डीप इमर्स करना है कि कोई टर्म आ गया उसके बारे में आप पूरा एक आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, नहीं। जो इनिशियल ऊपर ऊपर से जितना इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उतना आपको जानना है। सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इसको दिस इज़ अ मस्ट इन माई ओपिनियन, जो कि मैं 2022 से ही कर रहा हूँ। और इसके कारण जो है मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो कि मेरे फेलो एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ थे उनको ऐसे लगा था कि ये क्वेश्चन तो कुछ अलग से आ गया, लेकिन मेरे को ये पता था और मैंने उसको सही टिक कर लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। हाँ, प्रीलिम्स में टुवर्ड्स द लास्ट एक और चीज़ मैं यूज़ करता था, विजन आईएएस का एक QRM करके एक है, आई थिंक क्विक रिविजन मॉड्यूल या ऐसा करके कुछ चीज़ है। उसमें बहुत जो है नोट्स होते हैं, बेसिकली हर टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स होते हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पिक्चर विक्चर ये सब होके टाइप के वो नोट्स होते हैं, बहुत पढ़ने के लिए इजी रहते हैं। तो उनसे मैं रिवाइज़ भी करता था। सो QRM भी आप लिख सकते हो अगर आप नोट कर रहे हो, तो दैट इज़ फॉर लास्ट मिनट में रिवाइज़ करने के लिए, दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं मेंस के स्ट्रैटेजी में। ओके, थोड़ा बहुत देखो मेंस में जो मैंने इस बार बताया कि 2022 और 1 में जो है मैं मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा था, बट दिस ईयर आई वाज एबल टू डू इट। तो मुझे कुछ चीज़ें जो लगा कि मैं गलत कर रहा था, और इस बार मैंने उसको सही किया, जिसके कारण आई वाज एबल टू गेट मेंस। क्योंकि मेंस मेरा ऑलमोस्ट 100 मार्क्स लेस देन कट ऑफ था, और इस बार मैं ऑलमोस्ट 120 मार्क्स जो है मैंने अपने मेंस में इंक्रीज़ किए थे। सो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेंस में भी अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों को ही आपको, बाइबल आपका गीता जो भी है, इसको वो समझ के आपको लिख, मतलब आगे पढ़ाई करनी है। यूपीएससी का ऐसा नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये वास्ट सिलेबस होता है ये सब, बट इन माय ओपिनियन वास्ट सिलेबस ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं कुछ लिमिटेड चीज़ों से ही। तो उन लिमिटेड चीज़ों को पहचानने के लिए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिलेबस जो है आप उसको एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए। एंड आपके जो नोट्स बनाओगे मेंस में, नोट मेकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विदाउट नोट्स आप मेंस क्लियर ही नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक नोट्स। प्रीलिम्स में हो सकता है आप नोट्स ना बनाओ, फिर भी यू कैन क्लियर इट, बट मेंस में इट इज़ एन मैंडेटरी थिंग। ओके, तो नोट्स आपको बनाना है, लेकिन नोट्स आप कैसे बनाओगे? सिलेबस के जो हर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे जो है के बेसिस पे जो है आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, तो आपको ऑर्गेनाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। अब सिलेबस में कोई एक टर्म, कोई एक पॉइंट है, अब उस पॉइंट में कितने डेप्थ में जाना है, क्या क्या कवर करना है, ये किस तरीके से पता चलेगा? दिस विल यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट दिस थिंग फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर सब पॉइंट ऑफ द मेंस सिलेबस में, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स आपको लगेगा कि ये बहुत ही, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बस क्वेश्चंस को रीअरेंज कर रहा हूँ, ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि बहुत टाइम पास कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत, मतलब आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपका वो माइंडसेट, मतलब वो माइंड आपको ट्रेन हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो ये मेरे सिलेबस के इस पॉइंट से जो ये क्वेश्चन आया है। उसका हेल्प ये रहता है कि देखो, आप नोट्स बहुत बनाएंगे, लेकिन नोट्स को अरेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके पास जंबल्ड नोट्स बहुत सारे हैं। कंप्यूटर में आपका एक फ़ाइल है, उसमें एक फ़ोल्डर है, उसमें बहुत सारे फाइल्स हैं। अब आपको मैं एक पर्टिकुलर चीज़ आपको ढूंढने के लिए बताऊंगा, तो हो सकता है आपको उसको
रिकलेक्ट करने के उसको फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगे। लेकिन अगर मैं उसमें फ़ोल्डर में सब फ़ोल्डर्स बहुत सारे बनाए होंगे और उसमें मैंने अपने नोट्स वोट्स डाले होंगे, तो अगर मैं कुछ चीज़ आपको पूछूंगा तो आप उसको रिलेटिवली फास्टर तरीके से जो है रिट्रीव कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो सिमिलरली ब्रेन भी हमारा कहीं ना कहीं वैसा फंक्शन करता है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ के मैं ये फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि हाँ ये सिलेबस के इस सब पॉइंट से जो है लिंक करता है, तो मैं अपने नोट्स को याद कर सकता हूँ कि इस सब पॉइंट में मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ा है और उन चीज़ों को फिर मैं आंसर्स में लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ आवर ब्रेन वर्क्स। तो इस तरीके से जो है नोट्स इसी तरीके से हमको बनाने हैं। तो दूसरा पार्ट तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कितना स्कोप पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना ब्रेड्थ में पढ़ना है, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा होता है थीम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको थीम्स पता चलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आती है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो संगम एज से क्वेश्चन आता है। सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये थीम्स आपको पता चल जाएंगे, कौन से पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता चलेगा थ्रू दिस एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विथ सिलेबस। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो डायमेंशन और स्कोप आपको पता चलेगा। जैसे मेरे को कुछ चीज़ें जो है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट के एफर्ट्स डालने हैं, वे फॉरवर्ड डालने हैं, तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर देखते हैं कि ये सब चीज़ पूछा गया है, तो मेरे को एटलीस्ट इनका तो नोट्स बनाए रखने हैं। और तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला है, नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2021 में भी मैंने किया था, 2022 में भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। तो ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेंस। आप जल्दी अपने नोट्स को जो है रिकलेक्ट कर पाओगे, तब आप जाके जल्दी आप उसको आंसर्स में लिख सकते हो। सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स एज पर द सिलेबस, लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्या क्या एस्पेक्ट्स मेरे को लिखने हैं। तो ये सब चीज़, इसी से आपको आपका नोट्स जो है कॉम्प्रहेंसिव बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ओके, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंस होता है वो होता है आंसर राइटिंग। ओके, विदाउट आंसर राइटिंग नोट जो है मेंस क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल आपका वो स्किल पहले से ही है। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, आंसर्स मैंने कभी लिखे नहीं थे, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था आंसर राइटिंग में। इन माई 2021 मेंस में 5-6 क्वेश्चंस ईच पेपर में छोड़ के आया था। 2022 में भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ के आए थे। दिस ईयर ओनली आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। वही तो ये तो इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में जैसे मैंने इस बार फॉरम आईएएस के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, तो ऐसे ही आप किसी के भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। फॉरम आईएएस इज़ गुड इन माई ओपिनियन, उसके मॉडल आंसर्स भी अच्छे रहते हैं। तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ लो और आंसर राइटिंग करिए, जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करा है उसके आंसर्स लिखिए। ओके, हो सकता है 20 क्वेश्चंस आप इनिशियली ना लिख पाओ, लेकिन आप कोशिश करो 5 क्वेश्चंस पर डे, फिर आप 10 क्वेश्चंस पे आइए, फिर जाके कभी कभी आप 20 क्वेश्चंस के भी टेस्ट लिखिए। तो यू हैव टू राइट आंसर्स इन होल ऑफ योर जर्नी। देखो, वन ऑफ द मोस्ट जो है बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया था इन माई जर्नी वॉज दैट इनिशियल 2 ईयर्स तक मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा है। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं आंसर्स मतलब 20 क्वेश्चंस के जो पूरा एक टेस्ट है वो मैंने एक भी नहीं दिया था। तो वो वैसी गलती नहीं करनी है। यू हैव टू राइट आंसर्स। आई एम नॉट टेलिंग कि डे 1 से लिखो, लेकिन एटलीस्ट जैसे ही आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करो, आप आंसर्स लिखना चालू करो। कैसा भी लिखो, डजेंट मैटर, बट लिखो आप। ओके, लिखो और अपने दोस्तों को या फिर कोई टीचर्स अगर हैं तो उनको आप दिखाइए कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको लिखना ज़रूरी है। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पे आप डेली आंसर्स अगर लिख के डालते हो तो दे विल चेक इट एंड चेक्ड कॉपीज़ आपको देंगे कुछ सजेशन के साथ। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स भी कुछ कुछ हैं, तो आप उनके यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आंसर राइटिंग में। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। फिर मेंस का एक और अलॉन्ग विथ प्रीलिम्स जो है, मेंस में मेरे सोर्सेस थोड़े और मैंने ऐड किया था।
तो उनमें ऐसा है कि फोरम में इसके रेड बुक्स मिलते हैं। रेड बुक एज इन वो हर टॉपिक जो है मेन सिलेबस में, लेट्स से सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ऐसे हर टॉपिक्स के एक एक बुकलेट्स होते हैं। तो मैं जहाँ पे भी मेरे को लगा कि मेरे नोट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने रेड बुक से जो है अपने नोट्स को कंप्लीट करने की कोशिश किया। एंड इन माय ओपिनियन जो है बुक्स अच्छे रहते हैं, आपके बेसिक जो फाउंडेशन वाले जो कंटेंट होते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा थ्रू दिस रेड बुक। मैंने रेड बुक यूज़ किया था, तो मतलब कोई भी आंसर होता है उसका बेसिक पॉइंट होते हैं, तो उन बेसिक पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर वैल्यू एडिशन जो है वो, और स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग वो आपको अलग से करनी होती है। तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो वैल्यू एडिशन का ऐसा है कि वैल्यू एडिशन के लिए मैं मेंस 365 आता है मेंस के टाइम पे, उससे मैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब चीज़ जो है यूज़ करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस शून्य आई जो है वो एक बुकलेट भी निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स, कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कमिटी के नाम, ऐसा करके एक लिस्ट आता है। ये बेसिकली एक बुकलेट होता है, तो उसको मैं यूज़ करता था। कहीं पे भी मेरा लेट्स से फेडरलिज्म का कोई टॉपिक है, तो वहाँ पे मेरे को कौन से कमिटी या फिर कौन से केसेस लिखने, इन सब चीज़ों को जो है मैंने वहाँ से वैल्यू एडिशन ऐड किया था वो बुकलेट से और मेंस 365 से। दीज आर द थिंग्स। और हाँ, एक और चीज़ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल सॉल्यूशंस, आई गेस शून्य आई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल सॉल्यूशंस थे, वहाँ पे भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। मॉडल सॉल्यूशंस में ही वो लोग एग्जाम्पल वगैरह ये सब चीज़ों में कमिटी के नाम हो सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट्स के कुछ डेटा दे दिया, इन सब चीज़ों वहाँ पे मॉडल सॉल्यूशंस में ही लिखे हुए रहते हैं। तो वहाँ से भी मैंने पिकअप किया था बहुत सारे वैल्यू एडिशन। और फिर मेंस के टाइम पे क्या होता है, वैल्यू एडिशन के अलग से हमको नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि राइटिंग बस बेसिक आंसर हम लोग लिखेंगे तो विल गेट वेरी लेस मार्क्स। उसमें अगर थोड़ा बहुत हम लोग वैल्यू एडिशन डाल रहे हैं, कुछ कमिटी रिपोर्ट्स, कुछ केसेस के नाम लिख रहे हैं, कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, तो हमको मार्क्स जो है थोड़े बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, तो उसके लिए मैंने नोट्स अलग से बनाए थे ड्यूरिंग द मेंस, जो कि बस वैल्यू एडिशन रहते थे, बस कि मेरे को आंसर्स में ये डालने ही हैं। तो ऐसे एक नोट्स बनाए थे कि इसमें डायग्राम्स, उसमें मैं डायग्राम्स भी बनाया हूँ, उसमें कमिटी रिपोर्ट्स के नाम लिखा हूँ, उसमें मैं डेटा भी लिखा हूँ, उसमें मैंने केस जो है कोर्ट केसेस के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा एक सेपरेट मैंने नोट्स बनाया था ड्यूरिंग द मेंस, कि इनको नो मैटर व्हाट, मेरे को अगर क्वेश्चन है, मेरे को क्लिक किया कि ये सिलेबस के ये सब पॉइंट से रिलेट करता है, इस सब पॉइंट से मेरे ये सब वैल्यू एडिशन है, तो मेरे को ये डालना ही है। सो दिस इज़ हाउ माई ब्रेन वर्क्स ड्यूरिंग द मेंस, एंड ये हेल्प करता है जल्दी आंसर लिखने का। यही एक जो सोल्यूशन है मैंने निकाला अपने लिए था। और मैं बहुत सारे ऐसा नहीं है कि मैंने भी ये ऐसा कुछ नया निकाला हुआ है, तो ये टॉपर्स को देखते हुए मैंने, और वहाँ पे जो मैं ORN में था, दिल्ली में था फॉर अराउंड अ ईयर, तो वहाँ पे कुछ कुछ मेंटर्स मेरे थे, तो वहाँ पे मैंने उनसे बात करके, उन्होंने बताया इसी तरीके से वो लोग भी यूज़ करते थे। दिस इज़ हाउ आई ऑल्सो प्रैक्टिस्ड फॉर मेंस आंसर राइटिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। और ये हेल्प ज़रूर किया, मैं टाइम में लिख पाता था और क्वालिटी आंसर्स लिख पाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस आई गेस। ऐसे इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस, और ऐसे में भी आई हैव गॉटन 108 मार्क्स, एवरेज मार्क्स हैं, बट मेरे को लिखने में तकलीफ़ इतना नहीं होता है ऐसे में। द रीज़न बिंग उसका फॉर्मेट मेरा बहुत फिक्स था। ऐसा था कि आई विल स्टार्ट विथ अ एनेक्डोट, कोई स्टोरी वोरी इस तरीके से मैं चालू करूँगा, दिस वुड बी माई इंट्रो, फिर मेरे बॉडी रहता है, फिर पेनल्टीमेट रहता था एक पैरा, और फिर कंक्लूजन रहता था। सो दिस इज़ हाउ मेरा पूरा ये जो है ऐसे रहता था। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्टली आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर रहना चाहिए जो आप ऐसे लिखोगे उसमें। और इस मल्टी डायमेंशनलिटी इंश्योर करने के लिए मैं क्या करता था, जो एक एक पेज मिलता है ऐसे में जहाँ पे रफ़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं अपने GS का जो पूरा सिलेबस है उसको लिखता था।
GS1 में हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, सोसाइटी है, जोग्राफ़ी है, इस तरीके से। फिर पॉलिटी गवर्नेंस GS2 में, IR हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स। तो हर टॉपिक्स में लिखता था और मैं इंश्योर करता था हर टॉपिक में से मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल्स, कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स, ये सब चीज़ डाल रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई इंश्योर कि पेपर जो है मल्टी डायमेंशनल दिखे, ऐसा नहीं लगे कि कोई एक ही हिस्ट्री से ही बस एग्जांपल डाला हुआ है या फिर बस इकोनॉमिक से ही एग्जांपल डाला है। तो वो इंश्योर मैं करता था, सब टॉपिक्स लिख देता था और इंश्योर करता था कि हाँ, हर चीज़ में से मैं एक एक कुछ ना कुछ चीज़ लिख रहा हूँ। दूसरा होता है कि मल्टी डायमेंशनलिटी इज़ नॉट द एंड इन इटसेल्फ इन ऐसे। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं ऐसे में, वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। ओके, तो यूजुअली मैं इंश्योर करता था कोई भी टॉपिक ऐसा चूज़ करूँ जहाँ पे मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं अच्छे खासे, और 4-5 डिफरेंट चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिस पे लिख सकूँ। एंड एक और भी चीज़ जो है मैंने इस बार इंश्योर किया है, वो है कि एक एंटीथेसिस भी लिखना है। एंटीथेसिस मतलब बेसिकली ऐसा चीज़ होता है जो कि हमको पूरा एग्री, पूरे मोस्ट ऑफ द ऐसे में तो हम एग्री ही करते हैं जो भी टॉपिक है, फिर लास्ट को थोड़ा एक अदर व्यू भी हम लोग दे सकते हैं, नहीं इस एक अलग तरीके से भी हम लोग इसको चीज़ देख सकते हैं। सो वो मेरे को लगता है उससे थोड़ा हेल्प होता है। वो कुछ मार्क्स तो उससे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एंटीथेसिस नहीं लिखा था और उसके कारण मेरे थोड़े मार्क्स कम थे। इस बार मैं इंश्योर किया था कि बोथ जो है पेपर्स में जो है मैंने अब जो बोथ द एसेज में मैं कुछ ना कुछ एंटीथेसिस लिख रहा हूँ। ओके, एंड सो दिस इज़ अबाउट एसे। ओके, अभी तो आई थिंक आई हैव already told a lot about my prelims and mains strategy. अभी आई थिंक वी शुड थोड़ा आपके जो है कुछ कुछ डाउट्स हम लोग अभी ले सकते हैं, तो अभी आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। आई वुड लाइक टू आंसर दोज। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी, आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी थी? देखो, रिवीजन का ये स्ट्रैटेजी ऐसा था कि आपको एक्टिवली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बनाया और उसी को ही बस देखते जा रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प। तो आप क्या करो कि बिना नोट्स को साइड में रख के खुद से सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ। दैट्स अ गुड वे ऑफ रिवाइजिंग। दूसरा ऐसा चीज़ होता है कि मैं यूजुअली क्या करता हूँ, खुद से बात करने लगता हूँ। मेरा ऐसे खुद से बात करता हूँ या फिर किसी और को समझाने लग जाता हूँ। तो उससे क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड वे टू रिवाइज थिंग्स, और वो दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो या तो मैं खुद ऐसे, अगर कोई नहीं है तो मैं खुद से ही बात करता हूँ कि हाँ, इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट्स हैं। तो या तो आप वो कर सकते हो, और तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई यूज। दूसरा ये है कि एक्टिवली मेमोराइज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, कोशिश करूँगा लास्ट तक कि मैं उसको याद करूँ। अगर नहीं हो रहा है तो देख के, नोट्स में से देख के फिर उसको रिवाइज़ करूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड तीसरा वे ऑफ रिविजन है नोट्स, थ्रू नोट्स। मैं जब भी रिवाइज़ करता था कुछ ना कुछ मैं लिखते रहता हूँ। बेसिकली आप अपने नोट्स को और छोटा बना सकते हो। जितना आप अपने नोट्स के साथ द मोर यू प्ले विथ योर नोट्स, मतलब उसमें कुछ और लिख दिया, कुछ और उसको छोटा कर दिया, नोट्स को उसको और लेट्स से 10 पेज का नोट्स है उसको और 5 पेज का नोट्स बना दिया, उसमें और कुछ जोड़ रहे हो आप एक पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट के साथ। जितना आप अपने नोट्स को फिर से रिफाइन करोगे, आपका जो है रिटेनिंग एबिलिटी जो है और बढ़ते बढ़ते जाएगा। सो कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत ऐसे हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट राइट समथिंग डाउन। फिर उस जो लिखा हुआ चीज़ को फिर से देखो कि हाँ मैंने क्या, और उससे कोशिश करो कि क्या पढ़ा है उसको रिट्रीव करने के लिए। सो ये एक चीज़ जो है मैंने यूज़ किया था। तो एक तो है, या तो सेल्फ टॉक किया या फिर किसी को पढ़ाया, या फिर एक्टिवली मेमोराइज़ किया, या फिर नोट्स जो है फिर से छोटे छोटे और नोट्स बनाए। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू रिवाइज थिंग्स। हाउ डू अ नंबर ऑफ रिविजन्स, हाउ टू डू नंबर ऑफ रिविजन्स ऑफ अ सिंगल बुक, वही है
सिंगल बुक का नंबर ऑफ़ रिविजन्स वही चीज़ होता है, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लिया हूँ, फिर मैंने उसमें पहले आपने पढ़ा, फिर उसमें आप उस टाइम पे आपने कुछ आपने अंडरलाइन किया, दूसरी बार करो कुछ हाईलाइट करो, तीसरी बार आप हो सकता है कि क्या करो कि उसमें से कुछ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे उसको कुछ लिख दो। तो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना होगा, वरना आपको लगेगा कि आप पैसिवली बस देख रहे हो, तो उससे जो है उस रिवीजन का कुछ मतलब नहीं है, वो आप जल्दी भूल जाओगे। तो कुछ ना कुछ यू हैव टू ऐड ड्यूरिंग द रिवीजन की, अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया उसको, फिर थोड़े छोटे कुछ इम्पोर्टेंट के कुछ नोट्स बना दिया। इस तरीके से मैं प्रीलिम्स के लिए भी लक्ष्मीकांत का एक नोट्स बनाया था, एंड दैट नोट्स हार्डली 3-4 पेजेस के वो नोट्स होंगे, और बहुत ही माइक्रो, बहुत छोटे छोटे करके बस इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज़ करता था कि हाँ ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, और ये एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस अगर है तो ये मैं पूरा पेज जो है मेरा याद हो जाएगा। तो उस तरीके से मैंने वो बहुत माइक्रो नोट्स बनाया था। तो वही है कि आप मल्टीपल डिवीजन में वो चीज़ कर सकते हो, कुछ ना कुछ नया करोगे तो आप जो है एक्टिवली उसको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। अम, फिर क्वेश्चन है दिल्ली जाना ज़रूरी है या नहीं। देखो दिल्ली, फॉर मोस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन जो है मैं दिल्ली में नहीं था। 2020, 21, 22 ये सब मैं अपने होम टाउन में ही था। द प्रॉब्लम, देखो दिल्ली जाने का एडवांटेज यही रहता है कि वहाँ पे सब लोग पढ़ते रहते हैं। ओके, लाइब्रेरीज़ में लोग पढ़ रहे हैं, तो दैट हेल्प्स। वो थोड़ा आपको भी स्ट्रेच करने के लिए मोटिवेट करता है कि लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट मैं 8-9 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा वो माहौल ऐसा रहता है कि यू आर ऑलवेज सीरियस। ओके, तो उस हिसाब से जो है दिल्ली हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत जो है मटेरियल्स होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल रहते हैं। मैं मार्केट में गया, कुछ मेरे को पसंद आया, मैं उसको लेके आ गया, टेस्ट सीरीज़ जो है मार्केट से ख़रीदा ला गया। दैट दीज आर द ओनली स्मॉल स्मॉल एडवांटेजेस आई फील जो दिल्ली जाके होता है। बाकी ऐसे जो है बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को ऐसा एडवांटेज नहीं लगा है। ओके, मैं गया, दिल्ली गया भी था तो वो मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए गया था, क्योंकि वहाँ पे बैठ के मेरे को लिखना, आई वाज फीलिंग कि वैसा लिखने पे थोड़ा हेल्प करेगा। घर में शायद मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल कि आप घर में पढ़ पा रहे हो कि नहीं। ओके, तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं घर में पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हो देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो समवेयर जहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा एकांत में जाके पढ़ सकते हो, या फिर वही चीज़ रहता है कि मेरे को हो गया था कि मैं घर में शायद आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई मेरे को लगा कि वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे कुछ मेंटर से बात करूँगा और आंसर राइटिंग करूँगा। सो दैट इज़ वाई आई वेंट टू दिल्ली। लेकिन थोड़ा उसका अलग साइड ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनिशियली एटलीस्ट 1-2 महीने के 1-2 महीने के लिए आप दिल्ली जा सकते हो, जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट कि क्या प्रिपरेशन करनी होती है, क्या क्या सोर्सेज बेस्ट हैं अवेलेबल मार्केट में। क्योंकि मेरे को एक चीज़ फील हुआ था जो कि मैं 2020 और 21 में, क्योंकि मैं पारादीप में अपने होम टाउन से कर रहा था बहुत और वहाँ पे आसपास कोई यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, एंड आई वाज वेरी मच कट ऑफ फ्रॉम दिस होल यूपीएससी कम्युनिटी। तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है नोट्स हो गए, या फिर ये टेस्ट सीरीज़ हो गए, या फिर थोड़ा बहुत गाइडेंस का इशू मेरे को लग रहा था। तो वंस यू आर इन दिल्ली, अगर आप पहले 2-3 महीने तक भी हो तो यू विल बी एबल टू गेज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और फिर जो है आप घर जाके प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगता है कि दिल्ली आओ, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको लेफ़्ट आउट फील नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में क्या ही कर रहे हैं लोग। देखो दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग ही पढ़ते हैं, बहुत लोग वहाँ पे टाइम पास भी करते हैं। तो वही चीज़ है कि आप आओ एक बार, फोकस तरीके से आओ। अभी सुनाई दे रहे हैं आकृति? हेलो? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो तो दिल्ली पहले 2-3 महीने के लिए आओ, एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विथ अ लॉट ऑफ पीपल जो भी
बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले होते हैं, कुछ नए स्टार्ट करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या आपको पसंद आ रहा है। जैसे मैंने कुछ कुछ सोर्सेज बताए, हो सकता है आपको उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो हो सकता है यू कैन गो फॉर सम अदर सोर्सेज। ओके, तो उस तरीके से जो है आप इनिशियली थोड़ा जो है इनिशियली आप क्या कर सकते हो, 1-2 महीने, 2-3 महीने, जितना भी आप चाहो, थोड़ा रह के फिर आप घर में आके प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। ओके, हिंदी मीडियम के लिए करंट अफेयर्स देखो, आई एम नॉट श्योर, आई गेस PT 365 पे अभी हिंदी में भी आता है। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो PT 365 और प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्टली जो है मैंने मेंस 365 से डेटा निकाला हुआ है, इस तरीके से मैं करता था विद। हाँ, अलोंग थोड़ा मेंस के लिए एक और चीज़ भी बताऊँ कि एड सारथी के मैंने कोर्स भी लिया था फॉर मेंस, तो वो भी मैं भूल गया था बताने के लिए। सो उसको भी मैंने यूज़ किया था, उनके नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किए थे, तो उनको भी मैंने यूज़ करा हुआ है। ओके, और क्या क्वेश्चन है सर? सम योर लर्निंग्स फ्रॉम दिल्ली ORM, वही दिल्ली लर्निंग वही रहती है कि लर्निंग, हाँ बेसिक वही चीज़ है कि थोड़ा आपको सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं। देखो, एक बार आप दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली में फिर बहुत सोर्सेस का ओवरलोड हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, फिर आप बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करने लग जाते हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। अगर आप जा रहे हो, मैं दिल्ली 1 साल के लिए गया था, आई हैव हार्डली जो है इनिशियली मैं थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट किया, अपने जो है लाइब्रेरी में कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया, बस उतना ही। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शाम में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो आप अपने देखिए, आपका एक स्टडी सर्कल बनाइए जो थोड़े जो है मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, उनके साथ मिलो। जो टॉपर्स जिन्होंने मेंस क्लियर किया है या फिर पूरा रैंक्स निकाला हुआ है, उनसे बातचीत करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बेस्ट टीचर फॉर, देखो टीचर्स तो एग्जैक्टली वैसे मेरे को भी नहीं पता। मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करा हुआ था, एंड सिंस मैं विजन का फाउंडेशन कोर्स लिया था, तो वहाँ पे आशीष सर करके थे जिन्होंने कोर्स लिया था। सो वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सही मेरे को कोर्स लगा था। उनको भी मैं ऐसे 1.5-2x में आई हैड सीन ऑल ऑफ द लेक्चर्स, तो वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को बहुत सही लगा था। मेंस के लिए मेरे को थोड़ा और ऐड करने पड़े थे। टॉपर नोट्स से मैंने चीज़ें ऐड करी थी, और फॉरम के रेड बुक से ऐड किया था। तो अगर आप आशीष सर से मैंने पढ़ा हुआ था, एंड फॉर प्रीलिम्स इट वाज वेरी गुड फॉर इन माय ओपिनियन। सर 2025 में अटेम्प्ट देना है तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो देखो 2020 मेरे ख्याल से यूपीएससी के जो प्रिपरेशन होता है, यूजुअली आप 12 से 15 मंथ्स आप पकड़ के चलो, उतना तो लग ही जाता है। ओके, एंड आई एम टेलिंग कि जो बंदा स्क्रैच से चालू कर रहा है, सो आप 15 मंथ्स पकड़ के चलो, तब वो जो है आराम से और जो है हर टॉपिक को प्रॉपरली जस्टिफाइड तरीके से पढ़ के जो है आप अटेम्प्ट दे सकते हो। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट समवेयर अराउंड जनवरी से स्टार्ट करना था। अभी से अगर आप करना चाहते हो तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑप्शनल इन माय ओपिनियन, देखो मेरा ऑप्शनल जो था सिविल इंजीनियरिंग था फॉर मेंस, CSE मेंस, एंड फॉर फॉरेस्ट्री माय ऑप्शनल वाज सिविल इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट्री। ओके, ऑप्शनल अगर आपका बड़ा है, एज इट वॉज इन माई केस, सिविल इंजीनियरिंग यूजुअली टेक्स 7 मंथ्स इस तरीके से लेता है, तो 7 to 1 year तक भी ले लेता है। तो अगर बड़ा है तो आई थिंक पहले आप जो है थोड़ा और टाइम लेते, पहले आप ऑप्शनल को जो है कंप्लीट करो, उसके साथ थोड़ा बहुत जो है GS चालू करो, मतलब 80% ऑप्शनल करो, 20% GS करो, एंड वंस यू आर डन विथ ऑप्शनल, देन नो स्टार्ट कवरिंग द GS। इन माई ओपिनियन ऑप्शनल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जो है हेस्टिली इस प्रिपरेशन में कूद गया था। हार्डली 4-5 महीने थे, मैं आ गया था पढ़ने के लिए विदाउट
लुकिंग एट ऑप्शनल्स, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुआ इन माई सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स। तो ऐसा नहीं करना है, ऑप्शनल पहले से डिसाइड करो प्रॉपरली, उसको इनिशियली जो है कंप्लीट करो। इन माय ओपिनियन कि पहले थोड़ा 60 to 80% टाइम ऑप्शनल को दो, जीएस को उसके साथ करो, एंड वंस यू आर डन विथ ऑप्शनल यू कैन गो फुल ऑन विथ द जीएस। तो इस तरीके से आप चालू कर सकते हो अराउंड, मेरे ख्याल से हाथ, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अराउंड दिसंबर तक आपको इंश्योर करना है कि मेंस रिलेटेड टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाए, सब आपने एक बार पढ़ लिया हुआ है, एंड उसके एटलीस्ट एक वन सेट ऑफ नोट्स बना दिया है। ऑप्शनल आपका कंप्लीट है विथ वन सेट ऑफ नोट्स, एंड फिर आप जनवरी से जो है आप प्रीलिम्स, अगर आपका पहला प्रीलिम्स है तो यू रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। ओके, तो अब जनवरी से जो है प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। फिर भी थोड़ा बहुत आप मेंस के साथ प्रीलिम्स को करो, एंड फरवरी से जो है आप कम्प्लीटली प्रीलिम्स में जो है शिफ्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, दिस शुड बी द वे। अगर आप 2025 को जो है अटैम्प्ट करो, और वो अगर आपका पहला अटैम्प्ट है। सर, इज़ बोर्ड्स परसेंटेज मैटर इन यूपीएससी? देखो, बोर्ड्स का परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता इन माई ओपिनियन। आप अभी कितना मेहनत करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी। मैं खुद बोर्ड्स में मेरे बहुत मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मेरे को 4 अटैम्प्ट्स लग गए, तो एंड कॉन्ट्ररी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इट डजेंट मैटर आप अभी कैसे पढ़ रहे हो। अगर आप देखो, यूपीएससी में ऐसा है, डायरेक्शन एंड एफर्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो लेकिन डायरेक्शन आपका थोड़ा भटके हुए हो, देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट इन टू द लिस्ट। एंड अगर आपको डायरेक्शन सब पता है, कैसे करना है, क्या करना है, सब पता है, लेकिन आप एफर्ट नहीं मार पा रहे हो, तब भी जो है आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो बोथ द थिंग्स हैज़ टू बी देयर। ओके, तो अभी तो गाइडेंस अवेलेबल हो गया है। ओके, तो आपको टॉपर्स जो भी के ब्लॉग्स को पढ़िए, उनके चैनल्स, टेलीग्राम में चैनल्स हैं, उनसे डाउट्स पूछिए। ओके, एंड फिर अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उनको कॉपी नहीं करना है। ओके, जो मैंने भी बताया है उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप कॉपी कर लो। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको खुद को समझना है। देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, लर्निंग अबाउट योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। आप ऐसा नहीं है कि किसी आपका दोस्त कुछ कर रहा है और आप उसको कॉपी कर रहे हो। उसने आज पॉलिटी पढ़ा, वो बोल रहा है कि आज मैं पहला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, कर सकता हूँ, तो आप भी उतना ही टारगेट रख रहे हो। सो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल इन लॉन्ग रन। आपको खुद अपना जो है टाइम टेबल बनाना है, खुद आपका जो है कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, मैं इसको रिवाइज कर सकता हूँ 5 दिन में। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से डेडलाइन 5 दिन का रखूँगा। कोई और 3 दिन में कर रहा है तो मेरे को भी 3 दिन में करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू नो योर सेल्फ इन एंड आउट, एंड इट्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको करना ही है। क्या स्ट्रेंथ है, आंसर राइटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्या मेरे में लैक्यूनस हैं, ये सब चीज़ आपको जानना। प्रीलिम्स अगर है, क्या फैक्ट्स में क्यों याद नहीं कर रख पा रहा हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। बीच बीच में आपको जो है प्रोसेस को थोड़ा बहुत एनालाइज, खुद के प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत जो है ऑडिट करना पड़ेगा कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सही हूँ कि नहीं। हर महीने में आपको एक आध बार खुद को ये पूछना पड़ेगा कि क्या मैं प्रिपरेशन मेरी सही लाइन में चल रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, मिस्टेक्स टू अवॉइड, हाँ, ये मिस्टेक्स वाला मैं रखा हूँ, कुछ समय बाद बताऊँगा। मेरे को लगता है मैं यूपीएससी में जितने मिस्टेक्स होने थे, मैं ऑलमोस्ट बहुत सब कुछ कर लिया हूँ। सो आई विल टेल अ लॉट अबाउट इट, मिस्टेक्स जिसको अवॉइड करना ज़रूरी है। ओके, आई विल टेल अबाउट इट। ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग लक्ष्मीकांत प्रॉपरली इन माई फर्स्ट रीडिंग, डिड यू फेस? येस, ये चीज़ बहुत कॉमन सी चीज़ है। देखो, लक्ष्मीकांत पहले रीडिंग में अगर पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब चीज़ तो मैं नया चीज़, ये तो मिस हो गया था, ये तो पता ही नहीं था, या फिर कोई चीज़ आप गलत समझ गए होगे, उसको सही तरीके से समझोगे, तीसरे रीडिंग में आपको कुछ और समझेगा। तो इट इज़ थ्रू इटरेटिव प्रोसेस ओनली यू विल गेट टू नो कि मोर एंड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि पहले रीडिंग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नोट्स बनाने में टाइम बहुत जा रहा है, नोट्स बनाने में टाइम बहुत जाएगा, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा।
जितना टाइम अगर आपको टाइम लग रहा है तो वो टाइम लेके करो, क्योंकि जितना टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करोगे, ज़्यादा टाइम लगा के नोट्स बनाओगे, उतना ही कम टाइम आपको आंसर रिकलेक्ट करने में और आंसर प्रोड्यूस करने में होगा। नोट्स जैसा बनेगा आंसर आपका वैसा ही बनेगा। योर नोट्स इज़ योर आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स ओनली। सो नोट्स बनाने के लिए डरिए मत। ऐसा नहीं है कि टॉपर का नोट्स बन गया अगर तो मैं अपना नहीं बनाऊँगा। देखो, मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि यू हैव टू ओन योर नोट्स। ओके, नोट्स टॉपर्स के भी आजकल अवेलेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि टॉपर के नोट्स को रखने बैठ गया। ओन योर नोट्स का मतलब होता है टॉपर नोट्स लाया, मैं अपनी चीज़ पढ़ाऊँ, मैं अपनी चीज़ उस पर लिखूँगा, कुछ उसमें अंडरलाइन किया, उसमें और कुछ चीज़ ऐड किया, कुछ रिमूव किया। सो दैट थ्रू दैट प्रोसेस आप दूसरे के नोट्स को अपना नोट्स बना दिए। ओके, सो ये चीज़ तो करनी है। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है तो आप इस तरीके से चीज़ कर सकते हो, लेकिन बिना नोट्स बनाए देयर इज़ नो वे आउट आई गेस। सर न्यूज़पेपर के नोट्स मैंने आज तक बनाए नहीं हैं। आई थिंक इट शुड नॉट बी मेड इन माई ओपिनियन। ओके, आप अगर यूज़ करना चाहते हो यू कैन मंथली कंपाइलेशंस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में मंथली नोट्स भी नहीं, मंथली कंपाइलेशंस भी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, तो मैं ईयरली कंपाइलेशंस पे ही भरोसा करता था। सर क्या क्या मेंस किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते करते एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? देखो, मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रखा था, तो मेरे लिए हमेशा मैं गेट का एग्ज़ाम देता था, और गेट के थ्रू ही मेरा अभी जो है राइट नाउ मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में IOCL में पोस्टेड हूँ। तो ये प्लान भी अच्छे से मेरे लिए जो है एक्सेसिबल था बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल। तो सिमिलरली आप सिमिलर अगर आप प्लान बी के लिए आप दूसरे एग्ज़ाम्स देना चाहते हो तो ऐसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए जहाँ पे सिलेबस ओवरलैप कर रहा होगा, तो कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स के लिए हो गया, इन तरीके के एग्ज़ाम्स। बहुत मेरे दोस्त हैं वो लोग RBI ग्रेड बी इस तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो आप कर सकते हैं जहाँ पे मोर और लेस सिलेबस थोड़ा ओवरलैप करता होगा। बट हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल से इन द इनिशियल 1 to 2 अटेम्प्ट्स यू शुड नॉट थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ प्लान बी एज सच। ओके, उस टाइम पे पूरा फोकस करो। वंस आपको लग रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू शुड गो फॉर प्लान बी। और प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मौका मिला है तो बता देता हूँ। तो प्लान बी, बहुत सारे ऐसे लोग बाहर बोलते हैं कि प्लान बी इज़ फॉर लूज़र्स। ऐसा कुछ नहीं रहता। प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन UPSC की जर्नी। ओके, एंड कॉन्फिडेंस कम्स इफ़ यू हैव अ हेल्दी माइंड। आपका माइंड अगर क्लियर है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड उसी माइंड के क्लैरिटी, उसी माइंड की जो है स्टेबिलिटी के लिए प्लान बी अगर चाहिए रहता है, देन यू हैव टू गो फॉर प्लान बी। ओके, डू नॉट जनरलाइज कि ये कोई टॉपर है, ये 6th अटेम्प्ट तक जो है कुछ जॉब वॉब नहीं किया और उन्होंने लास्ट में क्लियर कर दिया। सो डू नॉट फेल फॉर दोज काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, आप जैसे मैंने बोला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट की टू द प्रिपरेशन। आपको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लुक टू। मेरे को ज़रूरत पड़ रही थी इन माई सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मेरे को लग रहा था कि अब नहीं हो पा रहा। अब मैं हर अटैम्प्ट तो बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को हमेशा डर लग जाता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं चाहता था कि कुछ प्लान भी हो, तो वो सब चीज़ मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं गेट देता था। गेट के लिए, उसके लिए भी फिर दूसरे बहुत सारे PSUs ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर उसके इंटरव्यूज़ भी देता था। तो आई वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल क्लैरिटी। इस बार जो प्रीलिम्स दिया था मैं, इट वॉज माई 4th अटैम्प्ट। डर था बहुत, प्रीलिम्स जितने बार दोगे डर रहेगा, लेकिन इस बार आई हैड अ जॉब इन माई हैंड, तो इसलिए मैं बहुत क्लियर था, अरे नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। एंड जब आप उस एटीट्यूड में रहोगे ना कि क्या ही हो जाएगा, और आप काम हो ना, तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर दोगे। ओके, मोर देन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो
वही क्लियर करेगा और जो 6 घंटे पढ़ रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं रहता। अगर आप काम हो, आप में क्लैरिटी है कि क्या यूपीएससी को चाहिए एंड यू हैव क्लैरिटी अबाउट दैट, तो आप क्लियर कर सकते हो विथ जॉब एज वेल, ओके। एंड लोग करते भी हैं, तो प्लान बी इज़ डेफिनेटली देयर। एंड अभी के लिए अगर आप कर रहे हो तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद आप ऐसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए जहाँ पे सिलेबस ओवरलैप करती है। कुड आई क्लियर यूपीएससी, ज़रूर आप कर सकते हैं। आपको वही है कि आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड वही कॉन्फिडेंट रहना है, दैट इज़ द की। हाउ टू इंश्योर यू रीड द डेप्थ इन पर्टिकुलर टॉपिक, वही मैंने पहले भी बोला है, कितने डेप्थ में जाना है, कितना विड्थ कवर करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, उसके लिए जो गाइड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उससे आप डिटरमाइन करो कि क्या क्या एस्पेक्ट्स पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, उतना पढ़ना है, उसके अलावा नहीं जाना है, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की आउट देयर। मेरे मैसेज वाई इग्नोर, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से करा या गूगल से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स है तो मैंने डीसा पब्लिकेशन से किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं शून्य IAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया हूँ एंड दैट वाज वेरी गुड। हिंदी मीडियम से हूँ और कंपलसरी इंग्लिश लिए बताइए। ओके, तो इंग्लिश आपको वही इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के आप उठाइए और उसको उसके ग्रामर्स को आप प्रैक्टिस करिए। उसके जो जो क्वेश्चन है, जो इंग्लिश से हिंदी करना होता है, फिर हिंदी से इंग्लिश करना होता है, उसको प्रैक्टिस करिए। ऐसे जो है, आप अगर इंग्लिश वीक है तो थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे थोड़ा बहुत आपको वोकेबलरी और ये सब चीज़ इम्प्रूव हो सकता है। बेस्ट प्लेस एंड सोर्स टू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिया। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देखो, टेलीग्राम पे विकास धायल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैपिंग किए हो विथ सिलेबस के सब पॉइंट्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैपिंग, वो मैं वहाँ से PDF उठाया था। तो दैट वाज अ गुड थिंग, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मेरे को मिले तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। डेली न्यूज़पेपर या विजन मंथली, इट्स योर ओपिनियन। देखो, डेली न्यूज़पेपर मेरे को पर्सनली अभी फील हो रहा है कि दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उससे नोट्स नहीं बनाने, बट यू हैव टू रीड इट। मैं अभी चालू किया हूँ एंड दैट्स अ गुड हैबिट। तो आपको जो है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा क्या करंट में चल रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग, बट आपको वही लिमिट करना है, 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट करना है। फिर देन गो फॉर आई गेस ईयरली कंपाइलेशन जाओ, दैट इज़ मोर doable I guess. Repeat, okay. और क्वेश्चंस आप पूछिए। ओनली 76 इन 12th, ओके। देखो, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर बैकग्राउंड हैज़ नथिंग टू डू विथ वॉट यू आर गोइंग टू एंड अप इन द यूपीएससी जर्नी, ओके। आप कुछ भी हो, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, आई थिंक यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम नो मैटर हाउ आपने कैसा परफॉर्म किया है अपने ग्रेजुएशन में, अपनी 12th में, डजेंट मैटर आकृति। साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए या मेंस साइंस एंड टेक के लिए, हाँ, साइंस एंड टेक के लिए जैसे मैंने बोला था कि मैं एड सारथी के कोर्सेज लिया था। मेंस का उनका एक मॉड्यूल वाला कोर्स था उस टाइम, एंड सिविन सर का एक कोर्स था। सिविन चौधरी सर हैं, डॉक्टर सिविन चौधरी, तो उनका एक कोर्स था एड सारथी में। मेंस के नोट्स साइंस एंड टेक के बहुत अच्छे नोट्स थे उनके, तो वो मैंने रेफ़र किया था। इफ़ यू गेट होल्ड ऑफ दैट यू कैन बेसिकली यूज़ इट। तो वो बहुत सही था, उसको मैंने यूज़ किया था। मेंस 365 से, अगेन वही मेंस 365 से मैंने बस इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लिया था, उसको ऐसे पूरा बैठ के पढ़ा नहीं था मैंने। हाँ, विकास दयाल या ऐसा करके कुछ वो हैं, उनसे मैंने करा था। आई विल चेक इट एंड आई विल टेल इन द, हो सकता है तो मैं शेयर कर दूँगा, यूपीएससी टाइम नहीं कि नहीं को शेयर कर दूँगा, तो वो आपको बता देंगे। साइंस एंड टेक करंट अफेयर से आते हैं या स्टैटिक से? देखो, साइंस एंड टेक करंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर करंट में है तभी आते हैं, बट उसके स्टैटिक
पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपको आंसर करने के लिए. इफ़ यू डू नॉट नो द स्टैटिक, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो स्टैटिक इम्पॉर्टेंट रहती है. एंड करंट अफेयर से आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं. ओके, दैट्स द थिंग. साइंस एंड टेक के स्टैटिक के लिए मैंने वही, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, विजन आईएस मैंने वीडियो लेक्चर्स थे उसके नोट्स बनाए थे. दैट वाज ऑल अबाउट माय स्टैटिक. वो नोट्स मैं शेयर कर दूंगा इन माय टेलीग्राम और समथिंग. आई विल ट्राई टू शेयर इट. ओके, वो स्टैटिक के लिए आई गेस मोर और लेस सफिशिएंट था. सर टॉपर के डिटेल नोट्स कहाँ से मिलेंगे? देखिए, टॉपर के नोट्स आपको टेलीग्राम में आप सर्च करिए. टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स रहते हैं, वहाँ पे वो लोग कवर करते हैं. ये उनके जो है टेलीग्राम चैनल्स आप बस सर्च करिए. जैसे इस साल के जो भी टॉपर्स हैं उनके नाम सर्च करिए, यू विल फाइंड टेलीग्राम नेम्स, मतलब टेलीग्राम चैनल्स एसोसिएटेड विद देम. सो वहाँ पे वो लोग अपना शेयर करते हैं नोट्स. ओके सर, मेंस का फुल सिलेबस वही मेंस का सिलेबस जो है, यू हैव टू अडहेयर टू द सिलेबस एंड अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू मेक योर नोट्स. सर नींद बहुत आती है क्या? देखो, नींद इज़ अ गुड थिंग अगर आपको नींद आ रही है, बट अगेन वही 8 घंटे का स्लीप ही आई थिंक सफिशेंट रहता है. तो उससे ज़्यादा सोने की कोशिश मत करिए. एंड अगर आप, मेरे साथ भी इशू होता था, तो आप बैठ के पढ़ने की कोशिश करिए. अगर आपको नींद आ रहा है तो थोड़ा घूम फिर लीजिए. दोज आर द वेज आई थिंक. एनी अदर डाउट? अगर डाउट नहीं है तो मैं मिस्टेक्स के बारे में अपना बता सकता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करा हुआ है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और वो चीज़ बिगिनर्स एटलीस्ट ना करें. ओके, सो आई थिंक आई शुड गो फॉर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन. तो मिस्टेक्स में सबसे पहला मिस्टेक जो है मेरा था वो है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन. मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में ऐसा ही ऑप्शनल ले लिया था कि वहाँ ग्रेजुएशन में मैंने अच्छा प्रिपेयर किया है तो ऑप्शनल ले लेता हूँ, विदाउट लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विदाउट लुकिंग एट द सिलेबस इटसेल्फ मैंने ऑप्शनल ले लिया था. एंड आगे बढ़ के मेरे को बहुत थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ था इन द होल जर्नी. ओके, मेरे ऑप्शनल मार्क्स ही कम रह रहे थे इन द इनिशियल अटैम्प्ट्स. तो दैट इज़ वाई ऑप्शनल का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है. ओके, अराउंड 280-90 ऐसा मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द लिस्ट. तो ऑप्शनल का सिलेक्शन बिफोर प्रिपेयरिंग, स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, ऑप्शनल का प्रिपरेशन जो है सिलेक्शन आपको अच्छी तरीके से करना है. एंड हाउ डू यू डू दैट? जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन यूपीएससी का है, उसमें से पूरा लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स है. हर वो ऑप्शनल जो आप पढ़ नहीं सकते उसको काटिए. ओके, तो जो आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट अगर है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी देयर. अलॉन्ग विद दैट जो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेट्स एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो पढ़ सकते हैं, उसके पास उसके जो है सोर्सेस अच्छे खासे हैं, गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, कोचिंग वगैरह हैं ये. तो उसको देखते हुए आप जो है कुछ बॉयल डाउन करिए इनटू 4-5 ऑप्शनल्स. मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि थोड़ा जो है सिलेबस सबका देखो और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो. ओके, कुछ कुछ आई गेस दिल्ली में ऐसे होते हैं जहाँ पे वो हर ऑप्शनल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देते हैं फॉर 2 days 3 days ऐसा करके कुछ कुछ होता है. सो देयर यू कैन सिट एंड गेट टू नो अबाउट. अगर आप दिल्ली में हो तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. वरना आप वही करो कि थोड़ा खुद से पढ़ने की कोशिश करो. कुछ कुछ वीडियोस आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो या फिर उसके बेसिक बुक्स पढ़ के. अगर आप बस इफ़ यू हैव बॉइल डाउन टू 2-3 ऑप्शनल्स, उनको पढ़ो 10-15 दिन, उनको पढ़िए. फिर आपको अगर फील आएगा कि हाँ ये ऑप्शन मैं पढ़ सकता हूँ, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मैं कर पाऊँगा, अगर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है. अगर आपको 1-2 महीने भी लग रहे हैं, टेक योर टाइम एंड देन गेट इनटू अ ऑप्शनल. क्योंकि ऑप्शनल एक बार अगर आप कमिट कर लिए, एक ऑप्शनल दे दिए, तो 1-2 अटेम्प्ट के लिए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो. ओके, फिर आप एक लूप में फंस जाते हो, फिर आपको हमेशा लगता है कि गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ. सो उसीलिए वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल, वाइल द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, थिंक
ट्वाइस थ्राइस जितने बार सोच सकते हो ऑप्शनल चूज़ करने के लिए। टेक योर टाइम, 1 मंथ 2 मंथ्स, बट ऑप्शनल चूज़ कर। अच्छे से देख परख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस देख के आपका खुद का कैपेबिलिटी आप ये पढ़ सकते हो कि नहीं, ओके। उस हिसाब से देख के गाइडेंस है कि नहीं, मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, थोड़े बहुत देख सकते हो कि अभी क्या ट्रेंड्स चल रही है, ये सब देख के आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, ओके। दूसरा जो गलती था वो वही मैं बताने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत बार इटरेट कर चुका हूँ यहाँ पे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सबके लिए, इवन फॉर इंटरव्यू एज वेल, मैं बताऊँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में प्रीवियस ईयर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट्स रहते हैं, तो हम उसको भी प्रिपेयर करके जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से भी हो सकता है कुछ कुछ आ जाता है। वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंश्योर्स कि आप अननेसेसरी चीज़ें जो है याद नहीं रख रहे हो, अननेसेसरी चीज़ें जो है वो पढ़ नहीं रहे हो, और आप फोकस्ड हो, जो पूछा जा रहा है आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो, जो यूपीएससी का डिमांड है आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हो। टू इंश्योर दैट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको कभी भी जो है बिना देखे कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं है, ओके। दैट इज़ अ मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग इन माई इनिशियल जो है अटेम्प्ट्स। एंड फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो अगेन यू हैव टू अरेंज इट एज पर द सिलेबस इटसेल्फ, ओके। हाँ, फिर होता है जो है रीडिंग वाला चीज़, मतलब द वे आई यूज़ टू स्टडी। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को बहुत कम टाइम था, तो मैं हाफ हज़ार्डली बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया था। यू शुड इंश्योर कि जो पहला रीडिंग है आपका वो जल्दीबाजी में नहीं होनी चाहिए, ओके। वो आराम से आप यू टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, ओके। वो चीज़ आपको करना है। पहला रीडिंग में कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, ओके। एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर बेसिक्स, ओके। आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट जो रीडिंग्स है, सेकेंड रीडिंग कर रहे हो, थर्ड रीडिंग कर रहे हो, तब जो है आप फोकस्ड हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही पूछा है तो दूसरी चीज़ें को छोड़ सकता हूँ, सिलेबस में ऐसा है तो सिलेबस के लिए मेरे को ये सब चीज़ें पढ़नी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे लेस फोकस करना है। तो वो आता है सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में। पहला रीडिंग में बस ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस ये है, ये बुक्स पढ़ना है, तो उस हिसाब से आराम से पढ़ो। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर बेसिक्स, बिल्ड योर फाउंडेशन अच्छे से। तो पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, ओके। डू नॉट बी ना हरी। देखो, यूपीएससी की जर्नी में जितने जल्दी आप करोगे ना, जितना शॉर्टकट आप मारोगे उतना ही आपका प्रिपरेशन लंबा जाएगा। जब मैं आया था प्रिपरेशन में 2020 में, मेरे को लगा था 4 महीने में प्रीलिम्स निकालूंगा, 3-4 महीने में मेंस निकालूंगा, इंटरव्यू करके हो जाएगा, पहली अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट मारने लग गया, मैं जल्दीबाजी में पढ़ने लग गया, आई फिर मेरे को 4 अटेम्प्ट्स लग गए। सो दैट इज़ वाई आप कोई जल्दीबाजी नहीं करना है कि मेरे को अभी जस्ट 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, अभी निकालना है, चलो जल्दी से बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता हूँ। वैसा नहीं निकलता ये एग्ज़ाम। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है एंड एक सफिशिएंट टाइम, एक मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है सिलेबस को पढ़ने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आपको करना है। फर्स्ट रीडिंग आराम से करनी है। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी एंड यूपीएससी के डिमांड क्या है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जो इम्पॉर्टेंट मिस्टेक मेरा था वो है प्री और मेंस को मैं सेग्रीगेटेड वे में पढ़ा था, क्योंकि इनिशियली मेरा प्री जब नहीं निकला था आई वाज लाइक कि मेरे को प्री ही निकालना है। एंड सिंस मेरा अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी बहुत कम था, तो मुझे लगता था कि प्री ही निकाल दो तो बाकी तक तो ऐसे ही निकल जाएगा। सो माई इनिशियल वे ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स की था प्रीलिम्स किसी तरीके से निकालना है, तो मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा पढ़ा था 2021 में। तो उसका जो है प्रॉब्लम जो मैं फेस किया था 2021 के मेंस में और 2022 के मेंस में, क्योंकि मेरा मेंस नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत सारे टॉपिक्स ही प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो दैट वाज एन इशू। तो उसलिए मेंस और जो है प्रीलिम्स को हमेशा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ो। बोथ द थिंग्स आर दिस वन एंड द सेम थिंग ओनली, ओके। प्रीलिम्स में आप फैक्ट्स ओरिएंटेड होते हो, मेंस में आप एनालिसिस के ओरिएंटेशन आपका ज़्यादा रहता है। तो बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको जोड़ के ही पढ़ो, ओके। फिर होता है आंसर राइटिंग।
क्योंकि मैं जैसे पहले ही बोला था कि मैं आंसर राइटिंग फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स मैंने आंसर राइटिंग करा ही नहीं था। ओके, तो वो वैसी गलती कभी नहीं करनी है। यू हैव टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम द इनिशियल, लेट से 1 महीने की पढ़ाई हो गई तो आप आंसर राइटिंग करो। ऑप्शनल चालू किया, ऑप्शनल 1 महीना पढ़ा, स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग फ्रॉम द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। ओके, हो सकता है इनिशियल आंसर राइटिंग में सिंस आप थोड़े चीज़ें ही पढ़े हो और वहाँ से आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप में आपके आंसर में मल्टी डायमेंशनलिटी नहीं होगा, बट स्टिल राइट इट विथ टाइम। जो है वो रिफाइंड आंसर्स ऐसे नहीं होते हैं कि आज मैं लिख दिया तो वही आंसर मैं लिख रहा हूँ। आंसर्स गेट रिफाइंड विथ टाइम। तो आंसर लिखो तो वो जो है माइंड और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठते जाएगा। ओके, शुड आई, ओके, सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स जो विच आई कुड पॉइंट आउट। कॉन्फिडेंस रखो, दैट इज़ अनदर थिंग, क्योंकि सेल्फ डाउट हमेशा नहीं करना है। ओके, थोड़े क्वेश्चंस में और लेता हूँ। सर कोचिंग नेसेसरी है क्या, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? देखो, कोचिंग नेसेसरी तो नहीं है वैसे, बट देखो मेरा अंडरस्टैंडिंग और मेरा ओपिनियन इस मामले में ऐसा है कि कोचिंग गाइड तो कर लेती है। आई मीन यू गेट ए डायरेक्शन टू प्रिपेयर फॉर। ओके, वो आप अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो और आपके पास कोई है नहीं बताने के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है, तब तो वो बहुत ही जो है डेंजरस सा सिचुएशन हो जाता है कि आपके पास गाइडेंस भी नहीं है और आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हो और आप अपने मन से कुछ भी पढ़ रहे हो। अगेन वही है कि एफर्ट है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, सो इट गोज़ इन वैन। तो मेरे साथ वो दिक्कत हो रहा था। आई वॉज फीलिंग कि थोड़ा गाइडेंस का इशू हो रहा है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। मैं खुद से थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी इनिशियल स्टेजेस पे होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैं डेडलाइन रखता था और उस डेडलाइन को फिर ब्रीच करता था, 1-2 दिन चला जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर कोचिंग को मैं उस हिसाब से यूज़ किया हूँ कि वो गाइड करते हैं कि अभी ये पढ़ो, इतना पढ़ो, तो कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन वही है, अगर यू कुड अफोर्ड तो कुछ कुछ कोचिंग्स एटलीस्ट मेंस के लिए तो आपको ले सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड। बट वही है कि कोचिंग्स आर नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अगर आप के पास गाइडेंस है प्रॉपर तो बिना कोचिंग का ईजिली आप निकाल सकते हो। आंसर राइटिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करें या, देखो आंसर राइटिंग सब्जेक्ट मतलब वही है कि सब्जेक्ट कंप्लीट मतलब अगर आप सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी का कंप्लीट कर लिए हो, ओके, देन यू शुड गो फॉर आंसर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पॉलिटी कंप्लीट करूँगा और फिर लिखूँगा, ऐसा नहीं। जितना कंप्लीट हुआ है 10-15 दिन में उसके ही आंसर्स लिखो। ओके, सो डू नॉट वेट कि मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, सॉरी, और फिर लिखूँगा, ऐसा नहीं। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। तो वही अभी आई थिंक इट्स ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम, 1 घंटे 20 मिनट के ऊपर हो चुका है। मैं लास्ट को बस कुछ एडवाइस आपको देना चाहता हूँ। ओके, फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ बिफोर ना ये सेशन को एंड करने से पहले। एक होता है कि ये दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू टेस्ट यू, ओके, एट ऑल द लेवल्स। ओके, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। ऐसा आपको हर टाइम कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहेगा। ओके, तो प्रिपेयर हो उसके लिए कि, और जैसा आपने प्लान किया है कि ये मैं एक पहले अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, दूसरे अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, हो सकता है वो प्लान के अलॉन्ग आपका ट्रेजेक्टरी ना जाए। देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि किस तरीके से जो है मैं अपने जो स्ट्रैटेजी को थोड़ा रीओरिएंट करूँ, क्या करूँ, एंड अपने गोल को अचीव कैसे करूँ। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, दूसरा है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ अ मस्ट। आपको हमेशा जो है पूछना है खुद को कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको बार बार पूछना पड़ेगा। ओके, इसमें मेरे को एक याद आता है जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड मेरे को कोई पूछता था कि ये क्यों नहीं हो पाया, तूने तो पढ़ा है लेकिन क्यों नहीं हो पाया। द नॉर्मल आंसर अगर आपको भी पूछूँ तो अगर आप आंसर करना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि यार पढ़ा तो था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो मैं बहुत बार जब खुद से ये चीज़ पूछता था, आई रियलाइज़ कि मैं बहुत बार ये पता नहीं बोल रहा हूँ, ये पता नहीं क्या नहीं हुआ, सब तो किया था, सिलेबस भी किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो यू शुड नो, वो पता नहीं होनी चाहिए, यू शुड एक्चुअली डिवेल्व इनटू इट, क्यों नहीं हो रहा है। मैं सब्जेक्ट पढ़ा, फिर भी उसका टेस्ट दिया लेकिन मेरे को कम मार्क्स आए, क्यों नहीं आया।
सो यू शुड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ। जब अगर आपका मन बोल रहा है कि पता नहीं शायद डिफ़िकल्ट आया होगा, शायद पता नहीं, ये सब में नहीं रहना है। यू हैव टू ऑलवेज आस्क कि मैंने अगर एनवायरनमेंट का पढ़ा, रिवाइज़ किया और फिर मैं उसके सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ और फिर भी मेरे 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ओके, क्या क्या गलत हो रहा है? क्या मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मेरे जो नोट्स बनाए हैं वो सही नहीं है? सो यू हैव टू ऑलवेज लुक, यू हैव टू गेट दैट आंसर ऑफ दैट वाई, क्यों ये गलत हो रहा है? आंसर राइटिंग में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मेरा नोट सही नहीं है? क्या मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया हूँ? क्या मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? क्या, मतलब बेसिकली दैट शुड बी द योर वे फॉरवर्ड। आपको हमेशा उस आंसर्स को तलाशना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया यार, सब कुछ तो किया था लेकिन नहीं हो पा रहा। वो पता नहीं का आंसर आपके पास होनी चाहिए। एंड ये आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत सारी दिक्कत जो है, मैंने आपको बहुत सारे मिस्टेक्स बताए, लेकिन फिर भी हो सकता है आप कुछ नए मिस्टेक्स कमिट करो, लेकिन प्रोसेस में अगर रहना है, अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं, यू शुड, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मिस्टेक्स मेरा इस अटेम्प्ट में हुआ है और उस मिस्टेक्स को जो है मेरे को कैसे मैं ओवरकम करूँ। अगर वो चीज़ मेरे पास है, देन ओनली गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने का कुछ मतलब नहीं होता अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी गलती क्या है। तो हमेशा उस चीज़ पे खुद को क्वेश्चन करिए कि क्या गलती रह गई, क्या मैं नहीं कर पाया, करंट अफेयर्स मेरा नहीं हो पाया, क्या मेरे सोर्सेस करंट अफेयर्स के लिए गलत थे, क्या मैं उसको, क्या मेरे नोट्स ही क्वेश्चन आया था लेकिन मैं भूल गया। तो यू हैव टू ऑलवेज क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या गलती थी एंड उस गलती से कैसे मैं जो है उसको सही कर पाऊँ। तो यू हैव टू ऑलवेज लुक आउट फॉर इट एंड वही वो आएगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। वो आप अपने स्ट्रेंथ्स और ये सब चीज़ें भी जो है उससे वीकनेस इसको भी जानिए कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं उनको 6 घंटे की नींद में ही मतलब दे आर इनफ, दे गेट रिवाइटलाइज्ड फॉर द होल डे, लेकिन आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरत होती है। तो यू शुड नॉट बी लाइक कि हाँ वो 6 घंटे सोता है तो मैं भी 6 घंटे सोऊंगा, तो उसके कारण आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। तो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स। आपको अगर 8 घंटे की नींद चाहिए तो आप 8 घंटे की नींद लीजिए। अगर आपको बीच में थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप रिलैक्स करिए, ओके। बट अगेन आपको ये भी देखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो यू शुड बी इन दैट जोन कि आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड कर रहे हो एंड फिर अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स को भी अंडरस्टैंड करके जो है आपका स्ट्रैटेजी बना रहे हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ दिस कॉन्फिडेंस, ओके। पढ़ने के लिए यहाँ पे 1000 चीज़ें हैं। हो सकता है आप बहुत सारे चीज़ पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ लिए होंगे, तो ये दिक्कतें होती हैं। एंड आई थिंक उसका सल्यूशन कुछ नहीं होता, उसका सल्यूशन बस ये है कि जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो और एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि मैंने जो मेरे से होना था मैंने वो किया हुआ है एंड मैं कर लूँगा अभी, ओके। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूँगा। एंड फिर जो है आप एक अलग जोन में चले जाते हो कि हाँ मेरे से हो जाएगा, मैंने सब कुछ किया हुआ है। फिर जो है आपका परफॉर्मेंस जितना होना है उससे आप बेहतर ही करके आओगे, ओके। दैट इज़ दैट। तो ये जो है 3 एडवाइस मैं देना चाहता था। सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी 1 hour 30 minutes हो गए हैं। वी शुड एंड द सेशन राइट नाउ। आई होप कि ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है एंड दैट्स इट। रखता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर। आई होप कि आप लोगों की जो जर्नी रहेगी वो एक पॉजिटिव एंड में ख़त्म होएगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू।